वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है वेक्टर चैप्टर और इस वेक्टर चैप्टर में हमने अभी तक वेक्टर देखा, स्केलर देखा और वेक्टर के टाइप्स देखे। ठीक है, उसके बाद में वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद में हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी आपको मालूम है कि जैसे हमने कोई एक आधा वेक्टर है, मतलब मान लीजिए कि वेक्टर ए है, तो इसको हम दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट में लिख सकते। जैसे हम ये ए एक्स आई, ठीक है, ए वाई जे प्लस ए वाई के की भाषा में, तो यहाँ पर ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अगर हम दो लेते तो दो में भी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे ऐसा ले सकते। हमने एक देखा अगर दो के हिसाब से है तो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, देखो यहाँ पे बार है मतलब वेक्टर, बार नहीं है मतलब उसका मैग्नीट्यूड, तो दो के हिसाब से ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर होगा। वही अगर तीन के हिसाब से अगर है तो वो यहाँ पर बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर। इस तरह से हमने देखा। उसके बाद में दो के हिसाब से अगर हम एंगल देखते तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स आप ए वाई अपॉन ए एक्स ले सकते हो। ठीक है, लेकिन वही अगर तीन के हिसाब से लेना है तो आपको डायरेक्शन लेने के लिए डायरेक्शन कोसाइन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे यल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस ग्यामा होता है। यहाँ पर हमने देखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। दैट इज यल स्क्वायर के जगह पे आप रख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा, यम स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यन स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर ग्यामा ये रख सकते हो। तो उनका स्क्वायर की एडिशन कितनी हो जाएंगी 1। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वैसे कंपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे पास में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेते तो हम यहाँ पे इस तरह से लेते, उसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वहाँ पे निकाल सकते। तो अब बच्चों इसी के चलते आज हमारे पास है एक नया टॉपिक, जो इसका ही थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा वहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेते हैं, हमारे पास में हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में आपको दो क्या मिलेंगे? आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर मिलेंगे दो मल्टीप्लिकेशन। एक आपको मिलेगा डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन के आंसर को मालूम है ना, हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक देखेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को ही मैं एक्चुअली कहना चाहूँगा यहाँ पर, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे इसकी जानकारी लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे हम? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इस स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्यों कहते हैं तो हम थोड़ा सा देखेंगे आगे पे। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं हम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ two vectors, scalar product of two vectors is defined as the product of their magnitude, product of their magnitudes and cosine of the angle between them। ठीक है, अब चलो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो वेक्टर है। ठीक है, चलो ये दो वेक्टर ले लेते हैं। समझो एक वेक्टर को नाम देता हूँ मैं वेक्टर ओ ए, या फिर आप सिंपली वेक्टर ए बोल सकते हो। ठीक है, दूसरे वेक्टर को मैं नाम देता वेक्टर ओ बी, या फिर आप सिंपली उसको वेक्टर बी बोल सकते हो। इन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल है, वो एंगल इन दोनों के बीच में मान लीजिए क्या है? थीटा है। ठीक है, चलो अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट क्या चीज़ है? ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट तो हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है? आपको देखो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर कौन से लिए? वेक्टर ए और वेक्टर बी। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी।
ठीक है, क्या है, इज डिफाइंड एज, मतलब इज यानी इज इक्वल टू डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। आपको मालूम है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, किसका प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो जो दो वेक्टर्स है उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उनका प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ ए लिखेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कहा कोसाइन, कोसाइन का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, कोसाइन को शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। ठीक है, एंड कोसाइन मतलब कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो कॉस एंगल बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा है। यानी हमारा डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर और यहाँ पर फर्क है। यहाँ पर दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसके ऊपर में बार नहीं है, मतलब वो उनका मैग्नीट्यूड है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालना वो उसके पहले हमने देखा, और कभी कभी तो डायरेक्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ए बी इंटू कॉस थीटा ये रहेगा हमारा क्या है यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट को ही हमने क्या कहा था, डॉट प्रोडक्ट। तो उसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते, तो देखो स्केलर प्रोडक्ट शो करने के लिए वी यूज द डॉट। हम किसका यूज करते हैं, डॉट का, इसलिए। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट को करने के लिए, शो करने के लिए क्रॉस का यूज करते, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एज वी यूज डॉट। ठीक है, डॉट किसके लिए, टू शो द स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डॉट। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। उसको क्या कहेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, यानी क्या, हम डॉट यूज़ करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को शो करने के लिए, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में दो मल्टीप्लिकेशन है, दो प्रोडक्ट्स है, एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अब स्केलर प्रोडक्ट किसे कहेंगे या फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों कहेंगे उसे, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब सिंपल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। जो भी एंगल होगा उसके बीच में उसको हम वहाँ पर ले लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमने इसको इस तरह से लिया। अगर मान लीजिए कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर दिया जाए, क्या कहा मैंने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर कैसे निकालेंगे। लेकिन उसके भी पहले हम थोड़ा सा हमारे जो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स कौन से है, आई जे के। आई होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर होता है जे, और जेड एक्सिस के ऊपर होता है हमारा के। और उन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान में रखना है उस चीज़ को। ठीक है, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ rectangular components, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, सो लेट हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दो वेक्टर लेते हैं। समझो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है, ये हमारे पास पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर जो हमने इस तरह से बताया, हम उसको यहाँ पर बताएंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। हम इस तरह से बताएंगे। और अब हम क्या करेंगे इसका, एक मिनट छोटा, जैसे मैंने पहले इसके कहा कि ये शो करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स, उसके प्रोडक्ट के। तो पहले हम उसको देखते, थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे चले गए। ठीक है, यानी हम यहाँ पे पहले स्पेशल यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखते हैं। यानी क्या बोलेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, स्पेशल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या है, आई जे
के हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे का पढ़ना शुरू कर देते, थोड़ा सा रुक जाते, ठीक है। 2 मिनट के लिए जब मैं आई इंटू जे का विचार करूँगा, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाते। डेफिनेशन क्या है स्केलर प्रोडक्ट की? चाहे वेक्टर कोई भी रहे, चाहे वो यूनिट वेक्टर है, चाहे वो जनरल वेक्टर है, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के अनुसार जाते हैं, ठीक है। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, तो आई और जे का क्या होगा? आई इंटू जे इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सिंबल लगाना, यानी वेक्टर सिंबल लगाया नहीं, ऊपर में बार वगैरह ऐसा कैप वगैरह दिया नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड। और जब हमने देखा था आई या फिर जे या फिर के, इनको नाम में कहा है हमने यूनिट वेक्टर्स, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, यूनिट का मतलब 1, ठीक है। तो आई का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू जे का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू, जब मैंने कहा था आई किसके ऊपर है? एक्स के ऊपर, जे किसके ऊपर होता है? वाई के ऊपर। और बड़े अच्छे से आपको मालूम है बच्चों, यहाँ पर इनके बीच में कितने का एंगल होगा? तो एंगल होगा 90, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन कॉस 90 क्या होगा? 0, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 0। सो चाहे फिर आप क्या करो, आई जे ले लो, या फिर आप जे इंटू के ले लो, या फिर आप के इंटू आई ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब में वही होने वाला है, क्योंकि उनके बीच में एंगलच 90 रहता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने सेम नहीं लिए, डिफरेंट है, के साथ आई है, जे के साथ के है, आई के साथ जे है, यानी डिफरेंट अगर है तो आंसर क्या आने वाला है? 0। वही अगर हम देखते सेम के लिए, तो मैंने अगर लिया आई डॉट आई लिया, ठीक है, तो फार्मूला फिर से क्या होगा इसके अनुसार? आई यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू बी है, तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे फिर से आई का मैग्नीट्यूड समझो आई है, और यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर से आई का मैग्नीट्यूड 1 है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। अब रही बात कॉस थीटा कितना होगा, तो मैंने क्या लिया? आई लिया, मतलब पहला वेक्टर जो लिया वो भी हमारे एक्स के ऊपर है, दूसरा वेक्टर वो भी आई है तो वो भी वही है, मतलब दोनों वेक्टर्स इसी के है, यही आई एच लिया, मतलब उनके बीच में कोई एंगल तैयार होगा नहीं, तो एंगल क्या होगा? 0। यानी यहाँ पर cos 0 लेंगे और 1 1 जा 1 होगा, और cos 0 भी 1 आता, सो फाइनल आंसर क्या आता? 1। उसी प्रकार हमारे पास आप जे ले लो, तो जे भी तो 1 होगा, क्योंकि एंगल 0 होगा। अगर आप के लेंगे, के लेने का मतलब आप जेड पर ले रहे हो, तो भी आंसर क्या आएगा? आप सब इन सब का आंसर आएगा 1। यानी जो हमने हेडिंग डाली है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के, उसमें हम 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नंबर 1, सेम अगर है, ठीक है, सेम के लिए स्केलर प्रोडक्ट ध्यान में रखना, सेम है तो स्केलर प्रोडक्ट 1 होगा, सेम है तो स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा? 1। और सेकंड पॉइंट है डिफरेंट अगर है, ठीक है, डिफरेंट है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा? स्केलर प्रोडक्ट ध्यान में रखना 0। यानी अगर आई आया, जे आया, के आया तो समझो 1, ठीक है, लेकिन आई जे या फिर जे के या फिर आई के आया तो समझो 0, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। तो क्या कहा मैंने? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। कौन से यूनिट वेक्टर्स है हमारे पास में? तो आई जे के है, सेम के लिए 1, डिफरेंट के लिए 0। समझो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब आई डॉट आई, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, इज इक्वल टू जे डॉट जे, इसकी वैल्यू भी 1 आएंगी, इज इक्वल टू के डॉट के, इसकी वैल्यू भी, सबकी वैल्यू क्या आएंगी? 1। और दूसरा लेते हम आई के साथ, अगर मैंने डॉट लिया जे का, इसकी वैल्यू 0 होंगी। मैंने अगर जे के साथ में के लिया, डिफरेंट है, इसकी भी वैल्यू 0 होंगी। और मैंने अगर के साथ में अगर आई ले लिया तो इसकी भी वैल्यू क्या होंगे? 0 होंगे। सिंपल ध्यान में रखना, आई जे के 1, आई जे के आई 0, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का, जब अगर मैंने यहाँ पे ये कह लिया, ठीक है, पी डॉट क्यू कहा, तो इसका मतलब क्या होगा? पी इंटू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। मैंने कहा वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी, मतलब ए बी का क्या होगा? ए बीच, ठीक है, सी डी का मैग्नीट्यूड सी डी, और क्या होगा? कॉस थीटा।
कुछ भी ले लो, अगर आपने यम और यन लिया तो यम का मैग्नीट्यूड, यन का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल यूनिट वेक्टर्स आई जे के का अगर है तो सेम है तो 0, डिफरेंट सेम है तो 1 और डिफरेंट है तो 0, ठीक है। अब हम वो टॉपिक देखते जो हमने इसके पहले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट, क्या कहेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट in the form of rectangular components, scalar product in the form of rectangular components। वैसे तो आपको बताने की अब मैं करके बताता हूँ यहाँ पर, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँगा उसको ध्यान से रखना, ठीक है। बेटा इसकी कैप निकल गई है, 1 मिनट, इसकी कैप यहाँ पे लगा दो, थोड़ा सा आवाज़ भी अच्छा दिखेगा और ये भी अच्छा दिखता है, ठीक है, आवाज़ अच्छी सुनाई देगी, ठीक है। सो स्केलर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर्स लेने वाला हूँ, जब भी जो लेने वाला था वही, लेकिन कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगुलर। तो समझो वेक्टर ए है हमारे पास, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, ठीक है। और मान लीजिए वेक्टर बी है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, हमने ये कंपोनेंट्स के फॉर्म में लास्ट टाइम देखा है। अब हम इसका क्या देखना चाहते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम कंपोनेंट्स के, ये हो गए डेफिनेशन के अनुसार कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखेंगे इस तरह से। तो देखो ये ए वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की क्या है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, इनटू हमारे पास में दूसरा है बी के फॉर्म, बी वाला, तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, मालूम है ना, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक एक से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। तो पहले किससे करेंगे, ए एक्स आई से, इन सबको, तो क्या होगा, पहले इसको करो, तो ए एक्स साथ में लिखता हूँ मैं बी एक्स और आई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई डॉट आई, ठीक है, प्लस अब इसको करो, तो ए एक्स इंटू बी वाई और आई के साथ जे आएगा, तो आई डॉट जे प्लस, अब ये तीसरा, तो ये ए एक्स इंटू बी जेड और आई के साथ के होगा, तो आई के साथ के, ठीक है। चलो अब इससे हो गया, अब आप सेकंड वाला करो, तो ए वाई के साथ होगा बी एक्स, जे के साथ आई, यानी क्या होगा, जे साथ में आई प्लस ए वाई और ये, यानी क्या होगा, यहाँ पर हो गया ए वाई, इधर में बी वाई, जे के साथ जे, ठीक है, जे के साथ क्या होगा, जे प्लस ए वाई के साथ ये, मतलब ए वाई इंटू बी जेड और जे के साथ आएगा के। अब तीसरा ये ए जेड वाला, तो ए जेड बी एक्स आएगा फिर से, साथ में के साथ आए, के साथ आए प्लस ए जेड बी वाई वाला, ठीक है, तो ये ए जेड साथ में बी वाई और के साथ जे, के साथ में आएगा जे प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड यहाँ पर बी जेड और के साथ के, यानी वेक्टर के डॉट वेक्टर के। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने बच्चों, ये जो आई है, तो आई जो सेम वाला है उनका आंसर 1 आने वाला है, यानी क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए एक्स बी एक्स इंटू 1 प्लस, ये लिखो फटाफट, यहाँ पर क्या होगा, ए एक्स बी वाई, आई जे है, डिफरेंट है तो 0, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 0 होगा, यानी ए एक्स बी जेड इंटू 0, ठीक है, प्लस अब ये देखो, ये ए वाई बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये भी 0 क्योंकि डिफरेंट है, फिर यहाँ ए वाई बी वाई जे सेम है तो 1 प्लस यहाँ डिफरेंट है तो ए वाई बी जेड इंटू क्या होगा 0 प्लस यहाँ पर भी देखो डिफरेंट है तो ये होगा ए जेड बी एक्स इंटू 0, यहाँ पर भी डिफरेंट है तो ए जेड बी वाई इंटू 0 प्लस यहाँ सेम है तो ए जेड बी जेड इंटू 1 होगा। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स प्लस ये 0 ये भी 0, 0 प्लस 0, यहाँ पर ये 0 होगा प्लस ये 1 से करेंगे तो ए वाई बी वाई, ठीक है, प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, ठीक है, और प्लस होगा ए जेड
बी जेड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर फाइनल लिखते, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कौन बचा, ए एक्स बी एक्स प्लस यहाँ पर ए वाई बी वाई प्लस यहाँ पर क्या है, ए जेड बी जेड है, ठीक है। तो ये आपको बराबर बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर हम क्या करते यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालने की कोशिश करते तो वो डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला है। यहाँ पे आप अच्छे से उसको पैक करो। अब यहाँ पे सिंपल समझना कैसे है, ये तो ठीक है हमने कर लिया, अब इतना आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लिख देता हूँ कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो करना क्या है, सिर्फ देखो यहाँ पर था ये ए वाई ए जेड है, बी एक्स बी वाई बी जेड है, तो देखो एक्स के साथ कौन आया है, बी एक्स, ए वाई के साथ कौन आया है, बी वाई, ए जेड के साथ कौन आया है, बी जेड। यानी सिंपल जो कोएफिशिएंट्स है रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन की एडिशन, क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स बोलो या फिर कोएफिशिएंट्स बोलो, जैसे इसके अनुसार ये कंपोनेंट्स भी है और कोएफिशिएंट भी है, तो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट्स की एडिशन। ध्यान में क्या रखेंगे आप, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टिव बोलो, रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स एक्चुअली कंपोनेंट्स होगा वो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाक्य ना मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ठीक। यहाँ पर स्टार पॉइंट ध्यान में रखना पढ़ने के लिए, कैसा, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ कोएफिशिएंट्स के प्रोडक्ट्स की एडिशन, सिंपल। अब रिस्पेक्टिव शब्द डालने का मतलब क्या है कि पहले के साथ पहला प्लस दूसरे के साथ दूसरा प्लस तीसरे के साथ तीसरा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, रहेगा ध्यान में। सो ये हमारा डेफिनेशन के अनुसार है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है। यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे के सेम होगा तो 1, डिफरेंट होगा तो 0, ये कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखना है। आई जे के 1 होगा, आई जे के आई, या फिर उल्टा भी हो गया तो भी ध्यान में रखना वो 0 होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर ना इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ आती है, ठीक है, जैसे कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता कि नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता कि नहीं करता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पैरेलल वेक्टर है तो क्या, और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है तो क्या, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो पैरेलल परपेंडिकुलर का तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे हम, मान लीजिए कि फॉर, मैं हेडिंग डालता हूँ पैरेलल वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, समझो ये। तो जब बच्चों यहाँ पे पैरेलल की बात जब आती है तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 बनता है, ठीक है। या फिर कभी कभी कोलिनियर की भी बात आएंगे, ठीक है, तो भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। और cos 0 क्या आता, 1 आता, ठीक है। cos 0 अगर 1 आता है तो वो या 1 चला जाएगा, तो सिंपल ए बीच रहेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, मैं समझा भी देता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फार्मूला क्या है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी कॉस थीटा है, ठीक है। लेकिन पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर के लिए थीटा क्या होता है, 0 होता है, यानी ए बी इंटू क्या होगा, cos 0, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपली आंसर क्या रहेगा इसका, ए बीच, यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड्स होगा सिर्फ उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ध्यान में रखना, मतलब जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो इस तरह से आप जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास में एक और पॉइंट है, स्टार पॉइंट, और इसमें डाल देते, इफ दी वेक्टर्स आर इक्वल, अगर वेक्टर क्या है, इक्वल है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा, जैसे
ए इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पर आप ए है तो ए के जगह पे तो ए है ही, बी के जगह पे भी ए रख सकते हो, यानी आंसर क्या होगा डायरेक्ट ए स्क्वेयर, ठीक है। या फिर आप ए के जगह पे बी रख सकते हो और ये बी तो है, यानी आंसर होगा बी स्क्वेयर। मतलब आपका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, ठीक है। आइदर यानी दो में से कोई भी एक। इसलिए क्या बोलेंगे, इफ द वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट ध्यान में रखना, स्क्वेयर ऑफ, क्या बोलेंगे हम, स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, आइदर मतलब दो में से कोई एक, वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ और बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर बी, ठीक है, या फिर वेक्टर बी या फिर वेक्टर ए, इनको आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हो। और सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, या तो इसका ए स्क्वेयर आएगा या फिर बी स्क्वेयर, या तो आप ऐसा ध्यान में रखो। या फिर अगर मैंने कहा इफ़ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर ए ले सकते हो, तो आंसर सीधा सीधा क्या आने वाला है, ए इंटू ए। डेफिनेशन के अनुसार ए बी होगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए बी नहीं है, ए एच होगा और कॉस थीटा, तो कॉस जीरो होगा ना, क्योंकि एक च वेक्टर है, तो ये 1 होगा और ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, ठीक है। अगर मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ले लूँ तो आंसर आएगा बी स्क्वेयर, ठीक है, यानी स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, स्क्वेयर ऑफ मैग्नीट्यूड आप ऐसा डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलो एक और पॉइंट पढ़ते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्या कि फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, आपको मालूम है ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर है तो वहाँ पे एंगल क्या रहेगा 90, कॉस थीटा क्या रहेगा कॉस 90 होता है 0, यानी यहाँ पर बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 90, फिर कॉस थीटा मतलब कॉस 90 मतलब 0, और इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट क्या रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट रहेगा आपका 0, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट 0 रहेगा, ये आप पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर है, समझो ये वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ओ है, वेक्टर ए, ये वेक्टर ओ बी, ठीक है, और इनके बीच में एंगल क्या है 90 है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी और कॉस थीटा, ठीक है, यानी क्या होगा वेक्टर ए, टिक, फिर उसके बाद कॉस 90 इज इक्वल टू ए इंटू बी और 0, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपका आंसर कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी थीटा कितना रहने वाला है आपका, थीटा रहेगा 0 डिग्री। आप इसको भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। कैसा आने वाला है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, सिंपली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है इज इक्वल टू क्या होगा ए बी और कॉस, ठीक है, यही भी करते हैं, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 मतलब आंसर होगा 1, यानी कॉस थीटा तो क्या होगा ए इंटू बी इंटू क्या होगा 1, ठीक है। इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू सिंपली क्या होगा ये, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ये ध्यान में रखना है कि फॉर पैरेलल वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, यानी ए और बी का डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसमें भी अगर सेम आता है तो स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए वेक्टर बी तो ए स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर। उसके बाद फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स यानी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, थीटा 90 होगा, कॉस 90 0 होगा, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट 0। एग्जाम्पल के लिए ये है, ठीक है। तो बच्चों फिर इसमें और भी, जैसे कि मैंने जब भी कहा कि इसमें प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देखना। और एक उसमें पॉइंट आता है कि जब दो वेक्टर्स है तो दोनों वेक्टर्स को जब प्रोडक्ट लिखते तो किसी एक को कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखना, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे। ये दोनों के दोनों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, और बिन इसके शायद आपका फिजिक्स आधा अधूरा रहने वाला है,
ठीक है, इवन तो मैथ्स में भी आता, ठीक है। और मैंने कहा कि मैथ्स का ज़्यादातर जो उपयोग होता है फिजिक्स में होता ही होता है, ठीक है बच्चों। सो हम देखेंगे उसको। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन